ट्रांजैक्शन लिखी है रिसीव्ड लोन फ्रॉम बैंक, और दूसरी ट्रांजैक्शन लिखी है रिसीव्ड लोन फ्रॉम बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ मशीनरी। तो दोनों को अगर डिफरेंस करें, दोनों कंपेयर करें, तो जो पहले वाला लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोन को अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। अगर पैसे अगर नहीं दे पाता, डिफॉल्ट करती है पार्टी, तो बैड डेट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए अनसिक्योर्ड लोन में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है। सेकेंड केस में सिक्योर्ड लोन है, हमने सिक्योरिटी पे पेपर्स रखवा रखे हैं, ऐसा नहीं कि बैंक वालों के पास हमने बैंक में मशीन रखा है, मशीन के पेपर्स हमने जो है बैंक में रखवा दिए हैं। अब लीगली हम मशीन नहीं बेच सकते जब तक हम लोन रिपे ना कर दें, ऐसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा, उसके अगेंस्ट हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। लेकिन जर्नल एंट्री दोनों की सेम होगी, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ सिक्योरिटी में देते हैं तो हम अकाउंटेंट कहते हैं कि वो एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, एक नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट है। सिक्योरिटी पे देना, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो समझो इस चीज़ को, इधर एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस की 5 आइटम होती हैं। हम अकाउंटेंट वही चीज़ रिकॉर्ड करते हैं जिसका इफेक्ट इन 5 में से एटलीस्ट एक जगह पड़ा। बिल्डिंग खरीदी, एसेट बढ़ गई, इफेक्ट पड़ा, रिकॉर्ड कर लेते। लेकिन बिल्डिंग के पेपर हमने रखवाए हैं कि अगर हमने लोन नहीं दिया आपको तो आप बिल्डिंग ले लेना, इसमें 5 में से किसी भी आइटम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कोई एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कोई भी आइटम ना बढ़ी है ना घटी। इसीलिए हम सिक्योरिटी पे अगर कोई चीज़ दी जाए उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते। जो बात ये जो अभी तो हमने नया कुछ नहीं सिखाया, ये 11th क्लास में सीख चुके हैं। अब 12th वाले बात, सर हम बैंक से लोन ले रहे हैं और बैंक को लोन के बदले में हम सिक्योरिटी पर मशीनरी या बिल्डिंग दे देते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी इनसफिशिएंट, बैंक वालों के अकॉर्डिंग वो सिक्योरिटी इनसफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल हमें 10 करोड़ का लोन चाहिए और बिल्डिंग की वैल्यू लगभग 10 करोड़ रुपए ही, तो कह रहे हैं भाई प्रॉपर्टी रेट में तो फ्लक्चुएशन आती रहती है, 9 करोड़ हो गई तो ये इनसफिशिएंट है, हमें और कुछ भी चाहिए सिक्योरिटी पे। तो सिक्योरिटी पे क्या दें और कोई एसेट बची नहीं। ऐसे केस में कंपनी ये एग्रीमेंट कर सकती है कि जी आपका लोन पर हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, ये इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो आपके नाम से नए डिबेंचर्स इशू कर देंगे। डिबेंचर लेकिन उस दिन इशू होंगे, डिबेंचर उस दिन इशू होंगे जिस दिन हम डिफॉल्ट करते हैं। नए डिबेंचर आपके नाम पे इशू कर देंगे तो आपके पास डबल वर्थ आ जाएगी पेमेंट लेने की, लोन के अगेंस्ट भी और डिबेंचर के अगेंस्ट भी। तो आपको डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, लोन पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। और जब मान लीजिए कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो क्रेडिटर्स लाइन में लग जाते हैं पेमेंट लेने के लिए, तो उस लाइन में आपकी डबल वेटेज हो जाएगी, क्योंकि आपका लोन का अमाउंट भी है और डिबेंचर का अमाउंट। दिस इज इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल वर्ड का मीनिंग होता है एडिशनल, तो एडिशनल सिक्योरिटी दे रहे हैं, मतलब जो पहली सिक्योरिटी है, प्राइम सिक्योरिटी है, वो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, ये एक्स्ट्रा में दे। तो डिबेंचर इशू करना एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? इसकी जर्नल एंट्री होती है नो एंट्री आंसर आता है, क्योंकि हमने अभी भी सीखा कि अगर कोई चीज़ सिक्योरिटी पे दी जाए तो हम अकाउंटेंट उसको रिकॉर्ड करते ही नहीं। तो उस एग्जाम के इस टॉपिक पर यही क्वेश्चन आएगा, जर्नल एंट्री करो, डिबेंचर इशू करें और नो एंट्री लिख करके आ जाएंगे और हमें मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है दया। तो जर्नल एंट्री के अलावा और क्या मांगा जाता है इस टॉपिक के अंदर? जर्नल एंट्री के अलावा मांगा जाता है कि आप बैलेंस शीट में इस लोन को कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाओगे, उसका एक्सट्रैक्ट बना करके दो। ये है जो इस टॉपिक को 3 मार्क्स की वेटेज देता है। पर नो एंट्री लिख करके आना है, इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो 1 मार्क में आएगा मैक्सिमम, वो स्कोर कर लेंगे। नो एंट्री लिख करके आना। जिस क्वेश्चन में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो कैसा आता है कि प्रेजेंटेशन बना करके दो कि बैलेंस शीट में इस लोन को किस तरीके से प्रेजेंट करके दिखाओगे, उसका एक्सट्रैक्ट बना करके दो।
देखिए सर पेज नंबर 155, पेज नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आप लोगों ने लिख लिया होगा वर्ड का मतलब, अच्छा फर्स्ट में लिखा भी हुआ है कोलेटरल सिक्योरिटी मींस एडिशनल सिक्योरिटी। Point number 2, issue of debenture as collateral security means issue of debenture as additional security over and above prime security। हम मतलब ओरिजिनल सिक्योरिटी तो हम दे चुके हैं कोई बिल्डिंग या मशीन, तो उसके अलावा एक्स्ट्रा में दे रहे हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है इट इज टू बी रियलाइज्ड ओनली व्हेन द प्राइम सिक्योरिटी फेल्स टू पे द लोन। मतलब हम सर लोन नहीं चुका पा रहे, आपका पुरानी सिक्योरिटी भी बेच रहे हो, उससे पैसा भी सफिशिएंट नहीं आ पा रहा, तब आपके नाम पे डिबेंचर इशू होंगे। फोर्थ पॉइंट इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन दिस डिबेंचर। जब तक इशू नहीं होते ऑफ कोर्स तब तक हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, क्योंकि हम लोन पर इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर ही रहे हैं। 29 एक्सप्लेन द मीनिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विद एग्जांपल ऑफ डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये है सर क्वेश्चन जो है 3 नंबर के आसपास का। 1 नंबर में मीनिंग पूछा है, 2 नंबर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो मीनिंग के लिए 28 वाले क्वेश्चन को रेफर करेंगे और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का आंसर दे रखा है। क्या लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में? देयर आर 2 मेथड्स। मेथड 1 कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है, और ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में कैसे करेंगे? बैलेंस शीट ऑफ द कोई भी कंपनी का नाम ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट, क्योंकि हम कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। उसके बाद एज ऑन लोन आता है सर लायबिलिटी के अंदर, तो हेडिंग स्टार्ट होगी नॉन करंट लायबिलिटी से। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 सब हेडिंग होती है, ये नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं हम बैलेंस शीट में एक हेडिंग सब हेडिंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये वाले नाम की सब हेडिंग होती है, इसके अंदर अमाउंट आता है लोन वाला, खत्म बैलेंस शीट। लेकिन ध्यान रहे जब भी बैलेंस शीट मांगी हो नोट्स टू अकाउंट्स देना ही देना है साथ में। अब आ जाइए इसी में नोट्स टू अकाउंट्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर ये तो सब हेडिंग होगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब हमें नोट्स टू अकाउंट्स में क्या करना होता है सर? आइटम का नाम स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो बैंक लोन लिखा हुआ है, बैंक लोन 8 लाख कहाँ से आया? इमेजिनरी। उसमें लिखा था एग्जाम्पल देना, जो मर्जी अमाउंट लिख दो, 8 लाख 10 लाख 2 लाख। ब्रैकेट में देखिए हम इन्वेस्टर को ये क्लियर कट कर रहे हैं कि इस लोन के बदले में हमने डिबेंचर इशू कर रखे हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ब्रैकेट में लिखा है सिक्योर्ड बाय 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अगेन सर हम प्राइम सिक्योरिटी जैसे हमने इसमें मशीनरी गिरवी रखी है, ये पेपर्स तब लोन लिया है, इसकी जनरल एंट्री कोई भी नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो लोन के बराबर में लिखेंगे कि सिक्योर्ड अगेंस्ट मशीनरी, सिक्योरिटी एज मशीनरी। मतलब जो इन्वेस्टर हो वो पैसा लगा रहा हो, उसे पता हो कि लोन के बदले मशीनरी गिरवी, ये पता होना चाहिए। तो यही हमने लोन के बराबर में बता रखा है इन्वेस्टर्स को। पैसा लगाने से पहले भैया देख लो कि हमने क्या क्या सिक्योरिटी पे दे रखा है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। क्लियर हो गई जी बात? सेकंड चीज, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है जी 50%। अब हम इसी टॉपिक को दोबारा पढ़ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। सेम चीज को पढ़ने का लिखने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि सर नो एंट्री जो है, कुछ ऑथर्स का कहना है सर जो नो एंट्री है गड़बड़, कंपनी है सर लाखों लोगों का पैसा लगा हुआ है सर, और आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, कोई एंट्री नहीं कर रहे, ये अगर मिस हो गया, इन्वेस्टर ने नहीं देखा, नहीं ध्यान रहा, तो उसका नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में एडवाइजेबल है कि एंट्री करनी चाहिए। अब ऐसे नहीं कह रहा कि सेकंड ऑथर सही कह रहा, दोनों ऑथर अपनी अपनी जगह सही हैं, तभी दोनों ऑथर की बातें बुक्स के अंदर है। अगर ऑथर 2 सही होता, ऑथर 1 गलत होता, तो नो एंट्री वाला टॉपिक होता ही नहीं कोर्स में, अंदर डिलीट हो गया होता। और नो एंट्री वाला भी अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है कि जब सिक्योरिटी में हमने कुछ दिया है तो ये कोई फाइनेंशियल इफेक्ट ही नहीं है जब इसका, तो एंट्री के ऊपर तो नो एंट्री वाला आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है उसके अंदर। हम दूसरा नजरिया ये देख रहे हैं कि पहले वाले में नो एंट्री करना कम सही है, एंट्री करना ज़्यादा सही है।
कंप्लीट प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेटर है। तो एंट्री करनी चाहिए दूसरे ऑथर के हिसाब से। अगर एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, तो डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट करते हैं, डिबेंचर इज द लायबिलिटी। अब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट लिखते हैं। पैसे के बदले में अगर आप मशीन खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं तो एसेट आता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा। हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, एज अ सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, बदले में कुछ आ तो नहीं रहा। और फ्यूचर में उसका डिबेंचर इशू भी ना हो, ये अगर हम पेमेंट टाइम पर करते हैं सामने वाले को, डिबेंचर शायद इशू भी ना हो। डिबेंचर इशू होंगे भी या नहीं इशू होंगे, ये बात अभी सस्पेंस में। इसलिए हमने अकाउंट का नाम भी ये रखा हुआ डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। इस टॉपिक में अगर जेल एंट्री करने का मन हो तो ये एंट्री है सर ऑप्शन डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि डिबेंचर इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। डिबेंचर सस्पेंस डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि डेबिट में इसके अलावा और कोई चीज है ही नहीं, जैसे कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो हमें टेम्पररी रूप से सस्पेंस अकाउंट ओपन करना ही पड़ता उसे इक्वल करने के लिए। इसी तरीके से इस एंट्री को भी डेबिट क्रेडिट बराबर करने के लिए टेम्पररी रूप से हमने अकाउंट खोला है सस्पेंस अकाउंट। जिस दिन हम ये बैंक का लोन चुका देंगे उस दिन ये एंट्री क्लोज हो जाएगी। क्लोज कैसे होगी, रिवर्स एंट्री करें। रिवर्स एंट्री हमारे कोर्स में नहीं, लेकिन मैं एक्सप्रेशनली मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये अकाउंट ओपन करते हैं सस्पेंस और डिबेंचर जब जिस दिन हम लोन पे कर देंगे 5 साल 10 साल 20 साल बाद, तब इन अकाउंट्स की नीड नहीं, इसको रिवर्स एंट्री करके क्लोज कर दो। एंट्री हो जाएगी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो डेबिट करा उसको क्रेडिट कर देंगे, तो क्रेडिट करा उसको डेबिट कर देंगे, हो गई रिवर्स एंट्री। यहाँ लास्ट कंप्लीट करा था हमने ब्रैकेट में लास्ट पढ़ रहे हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में लिखा हुआ है अंडर दिस मेथड जर्नल एंट्री इज पास। जर्नल एंट्री लिखी हुई है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट बीइंग डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अमाउंट अगेन इमेजिनरी है। प्रेजेंटेशन पे आपने सर इसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट, सर बैलेंस शीट में लिखा हुआ है बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एक्सट्रैक्ट एज ऑन दिस डेट नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8 लाख। बैलेंस शीट मेथड 1 और मेथड 2 की कंपेयर करो और बताओ क्या डिफरेंस है। कोई भी डिफरेंस नहीं है सर, क्योंकि बैलेंस शीट में अल्टीमेटली सिर्फ लोन आता है, नोट्स अकाउंट्स पर आता है। नोट्स अकाउंट देखिए सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर बैंक लोन 8 लाख और ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा। मेथड 1 में ब्रैकेट में लिखा था, इस बार ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ये हुआ 10 लाख के, और डिबेंचर सस्पेंस हमने यहीं से माइनस कर दिया। सिंपल सी बात देखिए सर, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में आएगा। डिबेंचर सस्पेंस डेबिट हो रहा है, बैलेंस शीट में डेबिट वाली आइटम किधर आती है, एसेट साइड में आती है। तो अगर बैलेंस शीट की बात करें, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, परसेंटेज डिबेंचर इधर और डिबेंचर सस्पेंस इधर, ऐसे ऐसे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू एंट्रीज। लेकिन क्योंकि ये इससे रिलेटेड है इसलिए यहाँ ना दिखाकर यहाँ से ऐसे करके दिखा देते हैं। फिर समझते हैं सर, बैलेंस शीट में डेटर का डेबिट बैलेंस होता है तो एसेट साइड बैठता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ये लायबिलिटी साइड में बैठना चाहिए। प्रेजेंटेशन ये होनी चाहिए लॉजिकली। और हमने एडमिशन रिटायरमेंट क्वेश्चंस किए भी हैं ऐसे कि एक दो क्वेश्चन में फुल डेट्स लायबिलिटी साइड में दे रखा था। किसी को ध्यान हो, एडमिशन रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट जो दे रखी थी उसके अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लायबिलिटी साइड में दे रखा था, क्रेडिट बैलेंस आइटम लायबिलिटी साइड में आती है। अब क्योंकि ये आइटम इससे रिलेटेड है इसलिए यहाँ ना दिखाकर यहाँ से लेस करके भी दिखा सकते हैं, ये भी प्रेजेंटेशन सही, ठीक है। उसी तरीके से डिबेंचर और डिबेंचर दोनों आपस में रिलेटेड है, तो इसको हम यहाँ दिखाकर यहाँ से लेस करके दिखा रहे हैं।
ये यहाँ पर हो रहा है डिवेंचर में से हमने डिवेंचर सस्पेंस माइनस कर दिया और अल्टीमेटली पोजीशन आ गई नील। नील क्यों आया सर? क्योंकि इस डिवेंचर की वजह से कोई भी लायबिलिटी नहीं बढ़ी है। अगर लायबिलिटी बढ़ी है तो सिर्फ लोन की वजह से। कंपेयर कर लीजिए जी फटाफट से नोट्स टू अकाउंट दोनों ही मेथड में। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या फर्क है सर? लोन एज इट इज आया हुआ है, बस मेथड 2 में ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा और मेथड 1 में ब्रैकेट में लिखा है। मेथड 2 में डिवेंचर्स भी लिखे हैं, सस्पेंस भी लिखा है और मेथड 1 में नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिवेंचर की कोई बात नहीं। अमाउंट इमेजिनरी है, जो मर्जी डिवेंचर का अमाउंट सोच लो, जो मर्जी लोन का अमाउंट सोच लो। अब आगे देखिए 3 नोट लिखे हुए हैं इस टॉपिक के एंड में। इफ एंट्री इज आस्क्ड इन एग्जाम, जल्दी एंट्री पास करो। देखिए होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, तो कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए डिवेंचर इशू करें, पास जर्नल एंट्री। बच्चे एग्जाम में नो एंट्री लिख करके आता, टीचर उसके मार्क्स काट के 0 कर देता, क्योंकि स्टूडेंट फिर मेरे पास आता सर आपने पढ़ाया था फीस वापस करो। नो एंट्री में मार्क्स क्यों नहीं मिले? आपने कहा था नो एंट्री मार्क्स मिलेंगे, तो मैंने कहा नो एंट्री बिल्कुल मार्क्स मिलने चाहिए आपको, बुक में भी लिखा हुआ है, आप कैसे भी चेक कर सकते हो। तो उसके टीचर ने क्या रिप्लाई करा, इसमें लिखा है पास जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री पास करो तो क्या एंट्री होगी, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। तो टीचर डेफिनेटली गलत एक्सप्लेनेशन दे रहा था। अगर नो एंट्री वाला आंसर लिखना तो उसके लिए क्या होगा, इफ पास एंट्री इफ एनी, ऐसा लिखा होगा। तो पास एंट्री लिखा हुआ है अगर, तो नो एंट्री वाला भी सही है और ये एंट्री वाला भी सही है। लेकिन मैंने अब उसके बाद से मैं बच्चों को क्या सजेस्ट करता हूँ, एंट्री करके आओ, क्यों रिस्क लेना, ठीक है। बोर्ड में तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर के पास जो सजेस्टेड आंसर्स होंगे उसमें दोनों ऑप्शंस होंगे, नो एंट्री वाला भी सस्पेंस वाला, तो पूरे मार्क्स में। लेकिन प्री बोर्ड में टर्म 1 में टीचर नहीं मान रहा है अगर, तो सेफर साइड एंट्री हमेशा करके आओ, उसमें मतलब नो एंट्री वाला आपके लिए है ही नहीं, ठीक। सस्पेंस वाला एंट्री करके आओ और बैलेंस शीट नोट्स अकाउंट उसके अकॉर्डिंग बना देते हैं, ध्यान रहेगा। इसलिए लिखा हुआ मैंने अगर एंट्री मांगी है तो एंट्री करके आओ। आगे लिखा हुआ इफ बैलेंस शीट इज आस्क्ड इन एग्जाम, बैलेंस शीट मांगी है तो बता क्या क्या करना है आपको, बैलेंस शीट भी और नोट्स टू अकाउंट्स भी। उसके बाद लिखा है अगर नोट्स टू अकाउंट्स मांगे हैं तो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स। डन जी, टॉपिक कंप्लीट हो गया। पेज 159, पेज नंबर 159, एमसीक्यू क्वेश्चन कोलेटरल सिक्योरिटी वाले। पढ़े जी पहला क्वेश्चन, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। पहला ऑप्शन, अ फिक्स्ड अमाउंट इज पेड एज इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो पे ही नहीं करते इन डिवेंचर पे हम, गलत है ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, इंटरेस्ट इज पेड ऑन फेस वैल्यू, डिवेंचर की फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट पे होता है, लेकिन कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे नहीं होता, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन, इंटरेस्ट इज पेड ऑन इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर, ये तो यूनिवर्सल फॉल्स है, इशू प्राइस पे तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं देते, इंटरेस्ट देते हैं तो हमेशा फेस वैल्यू पर। सी तो गलत, ये लिखा हुआ इंटरेस्ट नहीं दिया तो डी सही है, इंटरेस्ट नहीं दिया जाता डिवेंचर्स में। सेकंड क्वेश्चन, when debentures are issued as collateral security for a loan, then such debenture holders are entitled for, बताइए क्या मिलेगा उनको। ऑप्शन ए, लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, सही लिखा हुआ है, लोन पे तो इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। बी ऑप्शन, इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा, गलत लिखा हुआ है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सी ऑप्शन, नो इंटरेस्ट अमाउंट, कोई इंटरेस्ट अमाउंट नहीं मिलेगा, मतलब डिवेंचर वाला नहीं मिलेगा लेकिन लोन वाला मिलेगा। डी में लिखा हुआ या तो ए या तो बी, चॉइस है उसकी, ऐसा होना चलेगा। ए ऑप्शन आंसर सही है जी, इंटरेस्ट मिलेगा उनको लोन पर से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हम, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इंटरेस्ट किस पे होता है, तीनों क्वेश्चन सेम से हैं। लास्ट वाला ऑप्शन, नो इंटरेस्ट इज पेड, ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए। डिबेंचर इशू करे हैं एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी, तो क्या एंट्री पास होगी? ऑप्शन ए में एंट्री लिखी हुई है, ऑप्शन बी में नो एंट्री लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन आंसर हुआ। एंट्री कर भी सकते हैं और एंट्री नहीं भी कर सकते, सी ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 5000 डिबेंचर इशू करे हैं सर, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है। इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी एंट्री पास की जाए? ऑप्शन ए में लिखा है कि कैश अकाउंट डेबिट कर दो, कैश थोड़ी ना आता है। बी ऑप्शन क्या आता है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दो, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर दो। सही है जी, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन डिबेंचर सस्पेंस डेबिट करो, कैश अकाउंट क्रेडिट करो, गलत। ऑप्शन नंबर डी, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास, ये भी सही। तो बी सही है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में लिखा है नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास, तो बी और डी दोनों सही। एग्जाम में आप बी टिक करके आओगे, डी टिक करके आओ, दोनों में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। सेफर साइड के लिए हम बी टिक करके आएंगे। 6 क्वेश्चन पर आ गया। जनवरी 1 में कंपनी ने लोन लिया 10 लाख रुपीस का, जिसका इंटरेस्ट रेट है 12.5%, और कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए हमने 15 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बैंक है उसको इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे मिलेगा? 10 लाख पे, 15 लाख पे, ये दोनों? 10 लाख पे सिर्फ लोन अमाउंट पर, डिबेंचर पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। करेक्ट है। पिछले पेज पर आ गए 158। टॉपिक है कंसीडरेशन अदर देन कैश। लास्ट ऑफ क्लास में कंप्लीट किया था हमने, करते हैं इसके एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, कंपनी ने परचेज करी है मशीनरी 4 लाख रुपीस की, और कंसीडरेशन में 100 रुपए के डिवेंचर इशू करे हैं 20% डिस्काउंट पर। तो इशू प्राइस कितना हुआ? 80 रुपीज इशू प्राइस, 80 रुपीज। तो बताइए नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालेंगे? 4 लाख अपॉन में 80 कितना आया जी? 5000 आया। 5000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू होंगे। क्वेश्चन में लेकिन ये नहीं पूछा कि कितने डिवेंचर इशू होंगे। क्वेश्चन पूछा है जनरल एंट्री के अंदर डिवेंचर अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा। डिवेंचर अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होता है? नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। 5000 डिवेंचर हैं, फेस वैल्यू 100 रुपए, 5 लाख आ गया। बी ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन। बराबर में स्पेस है ऑप्शंस के बराबर में, उसमें नोटिंग करें अगर रिवीजन के टाइम आपको ध्यान रहे। फोर लाख डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100 ऐसे नोट कर सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन पर आ गए हैं। कंपनी ने परचेज करा एक प्लांट 4,50,000 का, बदले में डिवेंचर इशू करे हैं 10% डिस्काउंट पर। डिवेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? सेम सा क्वेश्चन है सर ये। 4,50,000 डिवाइड बाय क्या? 90 मल्टीप्लाई बाय क्या? 100। क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं पूछिए, डिवेंचर अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा। 5 लाख आ रहा है इसमें भी आंसर। कंपनी ने परचेज करी है जी 2 लाख रुपए की, परचेज कंसिडरेशन में दूसरी कंपनी। पेमेंट करनी है डिवेंचर इशू करके एस 20% डिस्काउंट। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं सर। 2 लाख रुपीस की पेमेंट करनी है और इशू प्राइस है 80। कितना आया आंसर? सॉल्व करके आया 2500। अगेन नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं पूछा, डिवेंचर अकाउंट में क्रेडिट कितना होगा ये पूछा है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। कितना आंसर आया? 2,50,000। ऑप्शन नंबर बी। नोटिंग करते रहे सभी में।
फोर्थ क्वेश्चन, डिबेंचर इशू करे हैं 4,70,000 के, जबकि कंसिडरेशन देनी चाहिए थी हमें 5 लाख की। तो बताइए हम कम पेमेंट कर रहे हैं कि ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं? कम पेमेंट कर रहे हैं। फायदा हो गया कि नुकसान हो गया? फायदा हो गया। इस फायदा को क्या नाम देंगे? कैपिटल रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी। वन 158 पेज नंबर, तो सबसे पहले थ्योरी कर लेते हैं। 157 पेज नंबर, 157 पे थ्योरी। What is meant by a debenture? Debenture is an instrument. सर इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। चेक, ड्राफ्ट, शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, इनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर आते हैं। इसलिए इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ। इशूड बाय ए कंपनी, सर पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप इशू नहीं कर सकते, इसलिए इशूड बाय ए कंपनी। अंडर इट्स कॉमन सील, पेपर पे कंपनी की सील लगी होगी। स्टैम्प बस लोहे की होती है, उसमें पेपर प्रेस हो जाता है। सील में पेपर प्रेस हो जाता है, और स्टैम्प में सिर्फ ब्लू कलर की इंक छप जाती है, इतना फर्क होता है। बाकी सील और स्टैम्प एक ही बात। एक्नॉलेजिंग अ डेट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्नॉलेज? नॉलेज में डालना। भाई हमने मान लीजिए आपसे पेमेंट लेकर किसी को पेमेंट देनी, तो मैं पेमेंट दूंगा तो मैं एंड टू एंड फोन पे बात कराऊंगा कि देखो मैंने पेमेंट दे दी, किसने पैसे ले लिए, मेरी जिम्मेदारी नहीं, उसकी नॉलेज में डाल रहा हूँ। मतलब ये बात इसे कहते हैं एक्नॉलेज करना, नॉलेज में डालना। डेट मतलब कर्जा, लायबिलिटी। तो एक कंपनी अगर पब्लिक से पैसा ले रही है तो बदले में एक इंस्ट्रूमेंट दे रही है जिसका नाम डिबेंचर सर्टिफिकेट है। वो इंस्ट्रूमेंट से कंपनी ये कह रही है कि हम पे कर्जा है, ये मान रहे आपका कर्जा हम पर है, ये हम नॉलेज में ले रहे हैं, ठीक है। इट हैज द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पे कब करेंगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। इंटरेस्ट पे कब करेंगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी होगी। इंटरेस्ट किस रेट से पे होगा, कितने पीरियड में पे होगा, जैसे क्वार्टरली, मंथली, सेमी एनुअली, एनुअली, किस तरीके से पे होगा, ये सब टर्म कंडीशन उसमें लिखी होगी। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द मीनिंग ऑफ पार्टली एंड फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। पार्टली और फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर ये क्या चीज? देखिए हमने किसी फ्रेंड से लोन ले रखा हो और 4-5 साल हो जाएं और हम उसका लोन नहीं चुका पा रहे हैं और हमें लग भी नहीं उम्मीद कि आगे चुका पाएंगे, तो हम उसको ये ऑफर देते हैं कि तू लोन, तू पैसे वापस क्यों मांग रहा, तू पार्टनर बन जा, थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है तेरे को, प्रॉफिट बराबर का मिलेगा, और वो एग्री हो जाता है। उसमें क्या करा हमने? इसमें हमने लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही हुआ, फ्रेंड से लोन ले रखा था, अब उसे पार्टनर बना लिया, मतलब हमने लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। सेम सिचुएशन यहाँ है, पब्लिक से लोन ले रखा है डिबेंचर की फॉर्म में, उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है हर साल और रीपे भी करना पड़ेगा पैसा। रीपे करने के टाइम पैसा रेंज नहीं हो पा रहा, तो हम भी डिबेंचर होल्डर को ऑफर दे सकते हैं, कंपल्सरी ऑफर दे सकते हैं कि पैसा लेकर करोगे क्या, खर्च कर दो, हमारी कंपनी का मालिक बन जाओ, हम डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दो, तो इंटरेस्ट की जगह आपको डिविडेंड मिलेगा। और डिबेंचर में तो एप्रिसिएशन भी नहीं होता, शेयर में एप्रिसिएशन भी बहुत होता है। तो अभी पढ़ा था जी हमने बायबैक, एसपीआर के यूज में पढ़ा था हमने बायबैक। तो कल ही इन्फोसिस का बायबैक आया, 5 रुपये का शेयर है और कंपनी कह रही है कि 1850 रुपये में हम खरीदने को तैयार हैं, तो जो बेचना चाहे बेच सकते। मतलब कंपनी मार्केट में एज ए इन्वेस्टर आती है और लोगों से शेयर खरीदती है और फिर उन्हें कैंसिल कर देती है। उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, तो जब भी डिविडेंड बढ़ेगा तो लोगों में ज़्यादा बढ़ेगा। तो मतलब पार्टनर्स कम कर रहे हैं। मैं पार्टनरशिप में सोचो, मैं पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत पार्टनर्स बनाता रहा और पैसा आता रहा और ब्रांचेस खोलता रहा। अब मुझे लगा मैंने बहुत ब्रांचेस खोल दिया, बहुत एक्सपेंशन की मुझे नीड नहीं है,
अब मैं कैसे चेक कर रहा हूँ कि पैसा खूब सारा कंपनी के अंदर है, तो मैं पार्टनर्स हटाऊँ, तो पार्टनर से पूछूंगा कि भाई तेरा अपना हिसाब कर ले अब तक का, और तू पार्टनरशिप हटा, उससे क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टनर्स कम रह जाएंगे और ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा करके होगा। हाँ जी, जैसा मतलब शेयर्स पे टैक्स कटता है तो बायबैक पे भी कटता है। शेयर्स पे टैक्स तो प्रॉफिट लगेगा ना टैक्स, तो बायबैक पे भी लगेगा जब हम बेचेंगे। हाँ, प्रॉफिट वाला टैक्स अलग है, उसे इनकम टैक्स कहते हैं, और परचेज सेल पे जो ब्रोकरेज होता है उसे ब्रोकरेज बुलाते हैं, वो वाला ब्रोकरेज उसे भी देना। सेकंड क्वेश्चन पर आ गए जी, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर, फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, तो क्या मतलब है इसका, देखिए ध्यान से। फुल्ली कन्वर्टेबल में क्या कॉन्सेप्ट है कि आपका डिवेंचर 100 रुपए का है, पेमेंट वापसी का टाइम आ गया, तो हमने कहा पैसे नहीं, डिवेंचर शेयर ले लो बदले में, और आप एग्री हो जाते हो, लेकिन शेयर 10 रुपए का है, डिवेंचर 100 रुपए का है, तो आपको 10 शेयर देने पड़ेंगे ना। तो एक डिवेंचर 100 रुपए के एक डिवेंचर के बदले में मैं आपको 10 रुपए के 10 शेयर दे रहा हूँ, पूरा डिवेंचर कन्वर्ट हो गया शेयर, दिस इज फुल्ली कन्वर्टेबल। डिवेंचर 100 रुपए का है, शेयर 10 रुपए का है, तो हमने इसको बोला कि मैं 10 शेयर ले लो 10 रुपए, मैं पूरा का पूरा डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट कर दूं, फुल्ली कन्वर्टेड। सेकंड ऑप्शन, डिवेंचर 10 रुपए 100 रुपए का है, हम उससे कहते हैं 10 रुपए के आप 6 शेयर ले लो और 40 रुपए कैश ले लो, 100 रुपए बराबर, तो हमने कुछ पार्ट कन्वर्ट करा, कंप्लीट डिवेंचर कन्वर्ट नहीं करा। कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है उसी टाइम ये चीज चाहे तो डिक्लेयर कर सकती है कि आज आपसे हम पैसा ले रहे हैं एज अ डिवेंचर, इंटरेस्ट देंगे 10 सालों का, 10 साल के बाद इस डिवेंचर को शेयर बना देंगे कंपलसरी, ये पहले बता करके चल रहे हैं टर्म्स में, अप्लाई करना है तो करो, नहीं तो मत करो। या फिर रिडम्पशन के टाइम पर कंपनी ये चॉइस दे सकती है, भैया पैसा चाहिए तो पैसा ले जाओ, शेयर चाहिए तो शेयर ले जाओ। पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स वेयर ओनली अ पार्ट, मेरे एग्जांपल में 60 रुपीस, only a part of the amount of debenture is convertible into equity share, only part convert होगा equity share में। आगे लिखा है कि fully convertible debenture में पूरा का पूरा अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगा equity share। क्वेश्चन नंबर 3, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, रजिस्टर्ड डिवेंचर जिनका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है, कंपनी के बाद रजिस्टर होगा, मैनुअल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, रजिस्टर में डिवेंचर होल्डर का नाम लिखा होगा, इसके नाम पे डिवेंचर है, और अगर मैं डिवेंचर किसी को बेचना चाहूँ तो मुझे पहले उसके नाम पर, मैं पहले कंपनी में जाऊँगा, मुझे डिवेंचर इसके नाम पे करो, मैं इसको बेच रहा हूँ, तो कंपनी मेरा नाम काट के उसका नाम लिखेगी, मेरा डिवेंचर सर्टिफिकेट वापस लेगी, उसे डिस्ट्रॉय करेगी, और जिसको मैंने बेचा उसके नाम पे डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू करेगी, ऐसा होगा रजिस्टर्ड वाले। रीड करते हैं एक बार, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स व्हिच आर पेएबल टू द पर्सन हुज नेम अपीयर इन द रजिस्ट्रार ऑफ डिवेंचर होल्डर, दीज आर ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसफर डीड। अब आप देख रहे हो सब बड़ा हेडेक वाली चीज है, तो कंपनी में जाओ, नाम चेंज करवाओ वगैरह वगैरह। उसका आसान तरीका भी है कि कंपनी इशू करते बियरर डिवेंचर। बियरर डिवेंचर का मतलब जो उस डिवेंचर के सर्टिफिकेट की पोजीशन में है, इसके हाथ में वो डिवेंचर है, वो मालिक। मतलब मुझे आपको डिवेंचर बेचना है, तो बस मैं आपको डिवेंचर सर्टिफिकेट दे दूंगा और आपसे पैसे ले लूंगा, आप मालिक बन गए। उसको किसी के नाम नहीं लिखा होगा, उन्होंने किसी को बेच दिया, उसका हो गया। जैसे नोट होता है कि नोट 500 2000 का नोट, वो बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके पास है उसका। ट्रांसफर करने के लिए कोई डीड, कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, ये 2000 का नोट मैं आपके नाम करता हूँ, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रांसफर मैं देते, डिलीवरी देते ही ट्रांसफर हो गया। तो ऐसी तरीके से बियरर डिवेंचर होता है, इसमें नाम मेंशन नहीं होता। रीड कर लेते हैं एक बार, bearer debenture are those debentures which are payable to the bearer or holder. These debentures are transferred by mail delivery, सिर्फ डिलीवरी करते ही ट्रांसफर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंस पूछा दोनों के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मैंने कॉपी कर रखा है, इसमें पढ़ लीजिए एक बार।
क्वेश्चन 3 और 4 को ही मैंने कॉपी कर रखा है, क्वेश्चन 5 में पढ़ लीजिए, वही छापे पढ़े। मतलब पेज पर आ गई जी थ्योरी एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं जी कंपनी के? क्रेडिटर, डेटर, ओनर, बैंकर। क्रेडिटर होते हैं सर, लायबिलिटी होती है हम पर। अगर क्वेश्चन में डिबेंचर होल्डर की जगह शेयर होल्डर लिखा होता तो क्या आंसर टिक करते? सी ऑप्शन, ओनर टिक करते। सेकंड क्वेश्चन, डिबेंचर्स व्हिच आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज अपॉन एनी असेट्स आर कॉल्ड नेकेड डिबेंचर्स। जिन पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, अनसिक्योर्ड डिबेंचर है। तो कंपनी काफ़ी फेमस हैं, उनके डिबेंचर इजीली ओवर सब्सक्राइब होते हैं, वही डिबेंचर इशू करते हैं बिना सिक्योरिटी। थर्ड क्वेश्चन है, डिबेंचर होल्डर के पास क्या राइट होता है इन सब में से? डिविडेंड राइट प्रेस्क्राइब्ड इन आर्टिकल्स, ओनरशिप, इंटरेस्ट एट फिक्स रेट। तो सर इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स रेट पर, डिविडेंड तो पक्का नहीं मिलता, डिविडेंड सिर्फ शेयर होल्डर को मिलता है, ओनरशिप सिर्फ शेयर होल्डर को मिलता है, राइट्स मतलब कि अधिकार जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे हों वो भी शेयर होल्डर्स के होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कौन सी बात गलत लिखी है डिवेंचर होल्डर के रिगार्डिंग? पहला ऑप्शन, दे कैन बी इशूड फॉर कैश, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन, दे कैन बी इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये भी सही है। सी ऑप्शन, कंपनी कैन बाय इट्स ओन डिवेंचर, ये भी सही है। मार्केट में जाकर डिवेंचर खरीदे कैंसिल कर दो, बिल्कुल कर सकती है। दे कैन बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड, क्या मतलब है लिeu? मतलब प्रॉफिट हुआ कंपनी को, शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिविडेंड मिलेगा 20 रुपए का, या मान लीजिए 100 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, तो वो बोल रहे हैं डिविडेंड के बदले में आपको डिवेंचर दे रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता, ये अलाउड नहीं है कंपनी एक्ट के हिसाब से। तो डिविडेंड के बदले में हम डिवेंचर सर्टिफिकेट दे दें, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए डी करो। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी बात गलत लिखी है डिवेंचर के रिगार्डिंग? पहला, कंपनी कैन इशू रिडीमेबल डिवेंचर। व्हाट इज रिडीमेबल? जो रिडीम होने के एबल है। रिडीम मतलब रीपे, जो डिवेंचर रीपे हो जाएगा एक नेक्स्ट टाइम के बाद। अ कंपनी कैन इशू डिवेंचर फॉर कंसेशन अदर देन कैश, ये भी सही है। अ कंपनी कैन इशू डिवेंचर्स विद वोटिंग राइट। सर वोट करने का राइट का मतलब अधिकार देना, डिसीजन लेने का। अगर आप अपने फ्रेंड को पार्टनर बनाओ या अपने फ्रेंड से लोन लो, आप इस दो चीज़ों में अगर दिमाग लगा रहे हो तो आपके पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में ये बात भी होनी चाहिए कि अगर आप अपने फ्रेंड को पार्टनर बना लेते हो तो हर चीज़ के लिए उससे भी डिस्कशन करना पड़ेगा। ब्रांच खोल रहे हैं, खोले ना खोलें, सामान सप्लायर चेंज कर रहे हैं, करें ना करें, ऐड में कितना खर्चा करें, हर डिसीजन में उससे डिस्कशन करना पड़ेगा। अगर अपने फ्रेंड को आप पार्टनर बनाते हो, पार्टनरशिप क्यों नहीं चलती? इसी वजह से नहीं चलती, डिस्कशन करना पड़ता है। दो लोग यूज कभी नहीं मिलते, एक कहता है इतना, दूसरा कहता है इतना, अलग अलग अमाउंट बोलते हैं। अगर अपने फ्रेंड से आप लोन लेते हो तो उससे कोई पूछने की जरूरत नहीं है, आपको जहाँ मर्जी पैसा लगाना हो, जो मर्जी ब्रांच खोलिए, जो मर्जी करो, उसको इंटरेस्ट टाइम पे मिलना चाहिए, कोई अधिकार नहीं उसको कुछ बोलना है। वोटिंग राइट नहीं होती डिवेंचर होल्डर के साथ, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन, कंपनी कैन बाय इट्स ओन डिवेंचर, अपने डिवेंचर खरीद सकती है, डी सही है। सी गलत होगा, सी आंसर। वोटिंग राइट जनरली नहीं होते डिवेंचर होल्डर में, ये पढ़ेंगे हम लॉ सब्जेक्ट के अंदर कि अगर कंपनी की पोजीशन खराब चल रही है और डिवेंचर वालों को पिछले 3 सालों से उनका इंटरेस्ट नहीं मिला तो उनके पास भी वोटिंग का राइट आ जाता है। तो इसके कोर्स का पार्ट नहीं है, मोस्ट के लिए बताया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए जी हम। 4 में से एक बात सही है, वो सही बात ढूंढनी है। पहले में लिखा हुआ है कि डिवेंचर प्रीमियम पे इशू हो सकता है लेकिन शेयर प्रीमियम पे इशू नहीं हो सकता। तो ये गलत है, गलत है सर, बिल्कुल शेयर प्रीमियम पे इशू हो सकता है, उसके चक्कर में तो कितने क्वेश्चन हुए हैं। डी ऑप्शन, डिवेंचर होल्डर ओनर होते हैं, सही है। गलत है सर, डिवेंचर होल्डर तो ट्रेडर होते हैं, वो कहाँ से ओनर होते हैं? बी गलत। सी ऑप्शन, डिवेंचर इंटरेस्ट चार्ज होता है प्रॉफिट पे। चार्ज का मतलब कंपलसरी एक्सपेंस
प्रॉफिट हो या ना हो, देना ही देना। उसके बाद इक्विटी डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे। सही लिखा हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट। डी पढ़ लेते हैं एक बार। डिवेंचर इंटरेस्ट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर बट इक्विटी डिविडेंड इज सेम रेट एवरी ईयर। उल्टा लिख दिया इन्होंने। डिविडेंड वेरी करता है हर साल, प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड ज्यादा, प्रॉफिट कम डिविडेंड कम। प्रॉफिट वेरी करता है और डिविडेंड वेरी करता है, इंटरेस्ट तो फिक्स रहता है। तो डी ऑप्शन भी गलत है, सिर्फ सी सही है, सी आंसर हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे? बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्रेडिट कौन सा करोगे? ए और बी दोनों। तो डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा, और ऑप्शन बी भी क्रेडिट होगा तो रिडीमेबल एट प्रीमियम। 8th क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज। बताइए रिडम्पशन के टाइम पर एक्स्ट्रा पैसा देना है, ये लायबिलिटी है ये एक्सपेंस है? लायबिलिटी तो क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस हो तो डेबिट नहीं करते, लायबिलिटी है। लायबिलिटी कौन सा होता है सर? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल अकाउंट होता है, सी ऑप्शन आंसर आ गया। वन 156 पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर चेक कराएगा क्या छुट्टी हो चुकी है? सर कौन सा? 30 156 30